हेलो एवरीबॉडी, क्या है हाल चाल आप सभी के। कैसे हैं आप सब भाई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। केम छो, खूब मजा मा। तो जैसा कि हम लोगों का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 चल रहा था, उसका सीरीज़ लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 पूरा देखा। फिर उसके बाद एक सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया डिस्प्रूव, प्रूव और नॉट प्रूव पे। आज बोर्ड पर पे नहीं आया हूँ, आज ये छोटा सा ही बात था सेक्शन नंबर 3। उसके बाद सोचा कि फ्रेश बोर्ड पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे में बताऊँगा। तो ये छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3। ऐसे चैप्टर नंबर 2 आपका बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ क्या, रेस जेस्टे, या कुछ और कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे, इसी में आता है सर। ठीक है, भुला मत जाइएगा आप लोग कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे एक सेपरेट चैप्टर है, जी नहीं। वैसे चैप्टर नंबर 2 जो है वो बात करता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं तथ्य की सुसंगता। क्या कहते हैं हम लोग? तथ्य की सुसंगता। सेक्शन नंबर 3 आइए देखते हैं क्या लिखा है कि एविडेंस में भी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एविडेंस का कनेक्शन किसके साथ होगा? फैक्ट इन इशू यानी विवाद का विषय, और रेलेवेंट फैक्ट यानी सुसंगत तथ्य के साथ ही इसका रिलेशन होगा। इसका मतलब यही कहा जा रहा है कि एविडेंस केवल और केवल आप इसी के आधार पर दोगे, एविडेंस फैक्ट इन इशू पर दोगे और रेलेवेंट फैक्ट पे दोगे। कह रहा है ना बेयर एक्ट का लैंग्वेज, एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। जितना भी विवाद का विषय है, चाहे वो एग्जिस्टेंस में है चाहे नॉन एग्जिस्टेंस में है, आप इसी पर ही क्या दोगे? एविडेंस दोगे। या फिर कोई दूसरा फैक्ट जिसको डिक्लेयर किया गया है रेलेवेंट, आप उस पर भी क्या दोगे? एविडेंस दोगे। एक्सप्लेनेशन कहता है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस। यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का एविडेंस देने हेतु समर्थ नहीं बनाएगी, नहीं कहेगी आपको एविडेंस देने, जिसको कि डिसएंटाइटल्ड किया गया है, मतलब बाधित किया गया है। क्या करने के लिए? एविडेंस नहीं देने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। किस लॉ के अकॉर्डिंग? तो सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। अगर सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, सीपीसी को बोले तो सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दीवानी प्रक्रिया संहिता। ठीक है, कब आया था? 1909 में पूर्ण रूप से भारत पे लागू हो गया था। ठीक है ना। ऐसे 1902 में इसका क्या हुआ था? इन्फोर्समेंट हुआ था। ठीक है, तो सीपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि आप पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का स्पष्टीकरण, जिसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं, उसके तहत आप एविडेंस नहीं देंगे। आइए ज़रा देखते हैं इसका समरी क्या कहता है। इसका समरी यही कहता है कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में एविडेंस फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के ही बेसिस पे दिया जाएगा, चाहे वो फैक्ट एग्जिस्टेंस में हो या नॉन एग्जिस्टेंस में। ठीक है, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट विच वन इज डिसएंटाइटल्ड बाय लॉ टू प्रूव। जिसे कानून के द्वारा डिसएंटाइटल कर दिया गया है, बाधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है, उस पर आप एविडेंस नहीं देंगे। एविडेंस जो दिया जाएगा वो एडमिसिबल एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, तो जैसे कि हम लोग सीपीसी पढ़ोगे, जब सीपीसी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सीपीसी में आपको एक प्रोविज़न देखने को मिलेगा कि विटनेस का जो सूची है, गवाहों का जो सूची है, वो लगाने का जो टाइम लिमिट है वो 15 दिन का है। यदि आप 15 दिन से ऊपर कर देते हो, नहीं दे पाते हो 15 दिन के अंदर, वैलिड रीज़न है, तब तो न्यायालय आपको समय देगी कि आप लगाओ। अगर वैलिड रीज़न नहीं है, आपके पास कोई वैलिड पॉइंट नहीं है न्यायालय को कन्विंस करने का कि क्यों आपने 15 दिन के अंदर विटनेस का सूची नहीं लगाया, विटनेस का लिस्ट नहीं लगाया, अगर न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है तो फिर आप उसके आधार पर गवाहों की सूची नहीं लगा सकते हो। गवाह क्या एक तरह से एविडेंस है ना, साक्षी तो है, तो आप दोबारा नहीं दे सकते हो। किसके तहत? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के एक्सप्लेनेशन के तहत। साथ ही साथ जब आप ऑर्डर 8 पढ़ोगे सीपीसी का, तो वहाँ रिटन स्टेटमेंट 30 दिन के भीतर फाइल करने का है। आओ लेकर के चलते हैं तुमको सीपीसी में। देखो, जब सीपीसी का ये ऑर्डर नंबर 8 है, क्या लिखा हुआ है? द डिफेंडेंट शैल विद इन द डे फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम, जिस दिन उसको समन सर्विस कर दिया जाएगा, रिटन स्टेटमेंट of his defense provided that where the defendant filed to the written statement with the said period of 30 days। ऐसे रिटन स्टेटमेंट आपको 30 दिन के भीतर फाइल करने का समय दिया गया है। ठीक है, 30 दिन के भीतर ही आप रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हो। यदि आप नहीं कर पाए, वैलिड रीज़न है कि आपको शायद कोई प्रॉब्लम था,
कोई दिक्कत था जिसके कारण आप जो है नहीं कर पाए, तो कोर्ट आपको 90 दिन का समय देगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा 90 डेज़ का जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डेज़। मैं थोड़ा कैमरा को जूम कर देता हूँ तो आपको शायद जो है अच्छे तरीके से दिखेगा। देखो 90 डेज़ का जो है, बट ही शैल नॉट बी लेटर देन 90 डेज। 90 डेज तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन 90 डेज से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा। तो देख रहे हो कोर्ट आप पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, सीपीसी आप पर क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, एक टाइम लिमिट दे रहा है। अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर क्या कहते हैं रिटन स्टेटमेंट नहीं दोगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 का एक्सप्लेनेशन लग जाएगा और आप एविडेंस नहीं दे पाओगे, एविडेंस देने से आपको रोक दिया जाएगा। तो यही था आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 और उसका एक्सप्लेनेशन, जो कि मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताया और होप सो आपको समझ में आया होगा। हो सके तो आप एक बार चाहो तो इन पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसे फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। और हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे पे होगा, पार्ट है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का ही, ठीक है, जो कि मैं बोर्ड पर आकर के बताऊंगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा लेंदी पार्ट है, ठीक है, लेंदी सेक्शन भी है। तो मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहें और ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और खूब मन लगा करके पढ़ें। और मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार, लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही आपका अब कम आ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, सभी को प्रणाम।